Alaikum. Yes, Walaikum Assalam and Assalamu alaikum to every one of you. And welcome I was thinking कि सिर्फ मुझे सुनाई नहीं दे रहा. अब all are listening. How Okay. are you, ma'am? Yes, Alhamdulillah, I'm good and I hope कि आप सब भी ठीक ठाक होंगे and Thanks to Almighty. आज के इस सेशन के लिए एक्साइटेड भी होंगे डेफिनेटली. यस, तो थोड़ा सा मैं इंट्रोडक्शन यहाँ पे लेके चलूंगी. यस, कुछ क्वेरीज थी आप लोगों की के सर्टिफिकेट के हवाले से भी और इस पूरे ग्रीन सिस्टम के हवाले से, क्योंकि कुछ लोगों ने हमें फ्रॉम डे वन से ज्वाइन नहीं किया हुआ है. क्योंकि ये एक जो पूरा ये सेशन है दैट इज ग्रीन विजडम के नाम से ट्रेनिंग ट्रैक है बेसिकली, जिसके अंदर 6 मुख्तलिफ ट्रेनिंग्स हुआ करेंगी रिलेटेड टू ग्रीन विजडम. उसका टॉपिक एक होगा, एक ही टॉपिक के गिर्द रिवॉल्व कर रही होंगी, लेकिन डेफिनेटली देयर विल बी डिफरेंट काइंड ऑफ टॉपिक्स एवरी टाइम. इसमें बेसिकली दिस इज अ फ्री सर्टिफिकेट इसका एक मिल रहा होगा आप लोगों को एंड उसके लिए आप लोगों को एक छोटा सा क्विज भी फिलअप करना होगा और उसका क्राइटेरिया सिंपल सा ये है कि यस यू हैव टू लाइक अटेम्प्ट एनी ऑफ द 4 क्विजेस एट लीस्ट आउट ऑफ दीज 6 ट्रेनिंग सेशंस. आज जो है हमारा 4th सेशन होने वाला है एंड मैं मजीद देर नहीं करूंगी आज के सेशन को स्टार्ट करने के लिए. हमारे साथ आज के सेशन में जो इंटरेस्टिंग पार्ट है दैट्स रिलेटेड टू, जैसे कि आज का नाम है इको स्टेम एंड वी हैव स्टेम एक्सपर्ट विद अस. आई वुड लाइक टू वेलकम हर मिस सदफ फातिमा. Assalamu alaikum everyone. Welcome Sadaf. Thank you so very much for making me a part of this esteemed eco STEM and I'm really looking forward कि मैं जो है वो कुछ एक अच्छी चीज शेयर कर सकूं, something that can be used by you people in your daily life या आपके जो STEM projects हैं उस वक्त आप यूज कर सकें. Thank you so very much Farah for giving me the opportunity. Yes, they will be taking this into their classrooms inshallah. Inshallah, probably yes. So shall we begin? Yes, it's over to you. It's all yours. And thank you so very much. Okay, let me just introduce myself. Who am I and what am I doing over here? My name is Sadaf Rizwan. I am an English instructor as well as a STEM person. जो बच्चों को समर में STEM सिखाती हैं, विंटर क्लासेस लेती हैं, and I am a STEM instructor as well at HGS. So मतलब साथ साथ चल रहा होता है. साइंस भी है मेरे पास, इंग्लिश भी है, कहीं ना कहीं STEM का भी एक एलिमेंट आ जाता है उसमें. So somehow everything over here is integrated. I hope I am audible. I am clearly audible. Yes, you are clearly audible. तो लेट मी जस्ट मूव अहेड. स्टेम को हमने बहुत सारी चीज़ों, आप लोगों में से शायद काफ़ी सारे लोगों ने सुना होगा कि स्टेम क्या है.
So I would like you people to tell me कि क्या है exactly STEM आपके दिमाग में क्या है. But before we move towards this question, I would like you to just know that what will this workshop give you. ठीक है? So this is our workshop objective, that we will be enabling our teachers to define and comprehend what is STEM and what is eco, and then merge them into something which will help you people in taking it into the class. हम अक्सर इको स्टेम की चीजें कर रहे होते हैं, बट वी आर अनअवेयर कि ये इस कैटेगरी में फॉल करती है. ठीक है? वी आर इनटू पीपीएल, वी आर इनटू आईबीएल, हम इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग करवाते हैं, हम प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग करवाते हैं, जो कि स्टेम का बेसिक कोर है. दीज एक्टिविटीज, दीज प्रोजेक्ट्स आर द कोर ऑफ द स्टेम एजुकेशन. बट प्रॉब्लम कहाँ आता है? वी आर अनअवेयर ऑफ द थियरी, वी आर अनअवेयर ऑफ द कॉन्सेप्ट दैट वी आर नॉट प्रोवाइडिंग द स्टूडेंट्स. ठीक है? बहुत सारी चीजें हमें दिख रही होती हैं, हम कॉम्पिटिशन में उनको इनरोल करते हैं, बट वी आर अनअवेयर, जिसकी वजह से बच्चे जो है वो अनअवेयर रहते हैं उन चीजों में कि एग्जैक्टली इस चीज को कहाँ किया जाता है. So before we begin, I would like you to watch this particular video. ठीक है? And I'm enabling the sound. Just we got to know about the Radium Girls. ठीक है? This was a video that went viral in the late 90s, and ये वो चीज थी जब हमारे पास अवेयरनेस नहीं थी. जब हमारे पास किसी चीज की अवेयरनेस नहीं होती है, इवेंचुअली हम उस चीज को एज अ फन या एज एन एंटरटेनमेंट लेते हैं. लाइक फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास इस वक्त हमारे डिफॉरेस्टेशन आज से कुछ अर्से पहले तक इट वॉज अ कॉमन थिंग. हंटर्स हंट करते थे, कट डाउन ऑफ द ट्रीज. इट वाज वेरी नॉर्मल, क्योंकि हमें पता ही नहीं था कि डिफॉरेस्टेशन होता गया. हमारे पास एक रिसोर्स थी एंड वी यूज्ड इट. इन द सिमिलर वे, रेडियम जब एक्सप्लोर हुआ तब यहाँ पे उसको इस्तेमाल किया गया फॉर ईच एंड एवरीथिंग. हालांकि ये एक बहुत क्लियर चीज है दैट समथिंग इज कमिंग अप फ्रॉम द माइल्स एंड इट नीड्स टू बी असेस्ड फर्स्ट, मगर हम पहले इम्प्लीमेंट कर देते हैं, उसके बाद हम सोचते हैं. तो यहाँ पे इफ यू पीपल कैन टेल मी, रेडियम गर्ल्स का जो पॉजिटिव इफेक्ट था वो क्या था? व्हाट वाज द फ्यूचर वर्क दैट फ्यूचर वर्कर्स राइट दैट केम आफ्टर दिस रेडियम गर्ल्स. ठीक है? फ्यूचर लॉज अगेंस्ट रेडियम. इट वाज सेड दैट रेडियम जहां पे भी प्रेजेंट होगा, यू नीड टू कीप योर सेल्स एट द बैक. आपको उसमें काम करने नहीं जाना है. बट इवेंचुअली आपको क्या लगता है कि क्या हुआ होगा? क्या वो औरतें या क्या वो लड़कियां बची होंगी? नेगेटिव इम्पैक्ट क्या आया? नहीं बची होंगी. सो हमारे पास इस वक्त जो हमारा इकोसिस्टम है, ये भी उन्हीं लड़कियों की तरह है जिससे हम स्पॉइल करते हुए जा रहे हैं. चाहे आप डिफॉरेस्टेशन का नाम लें, चाहे आप इकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स को फॉलो करने का नाम लें, हम ये सब नहीं कर रहे हैं. वी आर समहाउ लैकिंग. एंड यहाँ पे मैं एक चीज आपको बताती चलूं, दैट जहाँ पे भी हमारे पास कोई भी प्रॉब्लम अराइज होती है, हमारी जनरेशन, क्योंकि हमें पता है प्रॉब्लम क्या है, वी आर टेंडिंग टू फाइंड द सॉल्यूशंस एंड वी आर मेकिंग आवर चिल्ड्रन अवेयर that this is the problem and we need to cater this problem and we need to provide with the solution. जिस तरह रेडियम हमारे पास एक न्यू एलिमेंट था and we started using them, फिर हमारी जनरेशन जब आई 2000 की या लेट 90s की, तो हमारे पास अब उस चीज की अवेयरनेस है कि हमारे पास जो रेडियम इंटीग्रेटेड चीजें होती हैं या जिन चीजों में रेडियम होता है, वी आर नॉट सपोज टू यूज दैट. ठीक है? मेकअप प्रोडक्ट्स भी बहुत सारे चेंज हो गए हैं. क्यों? क्योंकि हमें जो है वो एक बेटर रेडियम फ्री मेकअप चाहिए जो हमारी बोन्स को, हमारी बॉडी को स्पॉइल ना करे. इसी तरीके से जब हम इकोस्टेम में देखते हैं, तब इकोस्टेम में हमें क्या नजर आता है? हमें दो चीजों का एक छोटा सा कॉम्बो नजर आता है. STEM education is very, very, very popular and it has been a decade almost जहाँ पे हम STEAM को यूज कर रहे हैं. ठीक है? STEM and STEAM both are the same. क्या फर्क होता है? साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स, इसमें
आर्ट का एक एलिमेंट आता है, बिकॉज एज वी मेक दीज प्रोजेक्ट्स वी ब्यूटिफाई देम। और ब्यूटिफिकेशन सिर्फ एक जगह पे नहीं होती, वी टेंड टू ब्यूटिफाई द प्रोजेक्ट एंड वी टेंड टू ब्यूटिफाई द इम्पैक्ट विच द प्रोजेक्ट विल हेल्ड। ठीक है, तो स्टेम हमारे पास एक ऐसी एजुकेशन है जिस वक्त तकरीबन हर स्कूल में अवेलेबल की जाती है। छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स जिसमें हम साइंस को, टेक्नोलॉजी को, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स को मिला के लेके चलते हैं, ताकि बच्चों को बता सकें कि अगर आप मैथ्स की क्लास में फॉर एग्जांपल एक डिवाइस, एक मैथमेटिकल ऑब्जेक्ट रेडी कर रहे हो, एक प्रोजेक्ट रेडी कर रहे हो, तो वो सिर्फ मैथ्स नहीं है, कहीं ना कहीं आपने उसके अंदर इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी, कहीं ना कहीं साइंस एक्सप्लोर कैसे किया कि कैसे बनाना है ये मैथ्स प्रोजेक्ट थ्रू टेक्नोलॉजी, कहीं ना कहीं साइंस भी लगाई होगी। फॉर एग्जाम्पल इस वक्त हमारे पास एक बहुत इन चल रहा है बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी आर्ट प्रोजेक्ट इज समथिंग विच इज वेरी मच इन नाउअडेज। क्यों है ये इन? बिकॉज वी आर एक्सप्लोरिंग दिस इकोलॉजिकल प्रिंसिपल एंड देन वी आर क्रिएटिंग स्टेम बेस्ड बायोलॉजिकल थियरीज, जहाँ पे हम बच्चों को बता सकें कि बायो जितना जरूरी है उतना ही जरूरी है इको को सेटल रखना। क्योंकि अगर बायो को रखना है तो इको को हमें रेडी रखना है, इको को हमें केटर करना है। ओके, सो बायोडाइवर्सिटी इज अ प्रोजेक्ट जो कि आर्ट का है स्पेसिफिकली, मगर क्योंकि अभी इसका एक कंपटीशन शुरू हुआ था, दैट इज व्हाई आई कम टू नो। बायोडाइवर्सिटी में बायोडाइवर्सिटी होती क्या है, ठीक है, क्या साइंस होती है उसके पीछे, इंजीनियरिंग में उसका क्या हाथ होता है, मैथमेटिक्स किस तरह होती है। जब वो प्रोजेक्ट आप रेडी करने जाते हो तो कहीं ना कहीं स्टेम आपके पास आता है। स्टेम के जो 4 बेसिक स्किल्स है, किसी को पता है कि कौन कौन से है? दिस इज समथिंग विच इज वेरी 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 कॉमन नाउअडेज, जो हमारे पास कॉमनली कहा जाता है कि ये 4 स्किल्स आज की जनरेशन में, मतलब 21st सेंचुरी स्किल्स कहा जाता है उनको। क्या आपको पता है वो कौन सी स्किल्स हैं? एनीवन हु वुड लाइक टू आंसर? Assalamu alaikum. This is science, technology, engineering, and mathematics. Yes. Okay, this was the abbreviation, the proper form of the abbreviation. I would like to know the 4 skills that we would be focusing. 4 skills. 4 C's कहलाती हैं ये skills, और ये skills आज के ज़माने की, it is the most essential part which every child should adopt. ठीक है, 4 C's कहलाती हैं ये, and these, the first one is collaboration, communication, critical thinking, and anyone else? Creativity. This is the 4, these are the 4 things. You will create, you will ask students to create things on their own so that their creativity levels increase हो जाए। एक creativity क्यों जरूरी है? Creativity इसलिए जरूरी है that your बच्चा should know, your kids should know that there is a chance of exploration in every domain. हर एक डोमेन में जब भी आप एंटर करते हो, you need to make them realize that they need to open wide their creativity level. Why is it important? Because creativity वो वाहिद चीज है जो exploration को, investigation को आगे बढ़ाती है। ठीक है, अच्छा, जब आप क्रिएटिविटी के प्लेटफॉर्म में जाते हो, कहीं ना कहीं आप कम्युनिकेट करते हो, ईदर विद द लैपटॉप, ईदर विद द इंटरनेट, ईदर विद समबडी हु यू नो माइट हैव द इंफॉर्मेशन। ठीक है, कम्युनिकेट करते हो, उनको बताते हो दैट यू नीड टू मेक योरसेल्फ अवेयर ऑफ दीज थिंग्स। इसके अलावा आपके पास फिर इसके नेक्स्ट स्टेप पे आता है कम्युनिकेशन के बाद क्रिटिकल थिंकिंग। जो आप क्रिएट करते हो उसको देखते हो दैट जो मैं क्रिएट कर रहा हूँ क्रिटिकली क्या वो ठीक है या वो ठीक नहीं है, क्या मुझे इसके साथ कोई और चीज ऐसी तो नहीं है जिसमें मेरे लिए प्रॉब्लम होगी, या जिसमें जो है वो कहीं पे कोई ड्रॉबैक आ जाए, या कोई एडवांटेज मेरा ऐसा हो जिससे दूसरे को कोई डिसएडवांटेज पहुंचे। दिस इज क्रिटिकल थिंकिंग, एनालिटिकल थिंकिंग, इन विच यू आस्क द चाइल्ड टू
critically analyze whatever the information is and whatever he or she is about to do. उसके बाद लास्ट आता है कोलैबोरेशन. हमने जितनी भी चीजें देखी हैं, जितने भी प्रोजेक्ट्स देखे हैं, वेदर इट इज साइंस, वेदर इट इज एनीथिंग एल्स, कोलैबोरेशन के बगैर कोई भी चीज सक्सेसफुल नहीं होती. इवन अगर आप क्लासरूम में एंटर करते हो, यू आर टू कोलैबोरेटर्स. अगर आप हैं और आपका बच्चा नहीं है, अगर एज अ टीचर आप हैं और एज अ स्टूडेंट आपका स्टूडेंट नहीं है, इस कोलैबोरेशन के बगैर यू कैन नॉट मूव अहेड. whatever you are trying to extend towards the child is limited because वहां पे आपके पास collaboration का element नहीं है. Collaboration, creativity, critical thinking and communication, these are the 4 basic skills which are integrated and which are essential, जो कि STEM focus करता है. ठीक है, moving ahead, STEM इको का दूसरा पार्ट है इकोलॉजिकल प्रिंसिपल. इकोलॉजिकल प्रिंसिपल आपकी अर्थ केयर, आपकी फेयर शेयर और पीपल केयर के ऊपर डिपेंड करता है. ऐसी प्रोजेक्ट्स जो लोगों को बेनिफिट करें, उनकी एनवायरनमेंट को बेनिफिट करें और एक अच्छा कंट्रीब्यूशन हो उनके सोशल सर्कल के लिए. ये 3 चीजें, ये 3 एलिमेंट उनके इकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स को केटर करते हैं, जो कि एनेबल करते हैं उनको एक गुड सिटीजनशिप के लिए. इसके अलावा उनको बहुत ज़्यादा फोकस करवाते हैं कि यू नीड टू be vigilant about the person who's sitting next to you, about your environment and about your social circle. यहाँ पे बहुत सारे small pointers हैं. If you want you can read them, if you want you can take a snap, ताकि आप लोगों के लिए ये रीडिंग के लिए आसानी हो. ठीक है, now moving ahead to both the fusion of these two concepts, STEM and eco, दोनों की fusion को हम eco STEM कहते हैं, जो कि यहाँ पे क्लियरली आपको मेंशन है दैट साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स. ठीक है, ये चारों को मिला के वी हैव इको स्टेम. इको स्टेम में हम उन प्रोजेक्ट्स को फोकस करते हैं, उन प्रोजेक्ट्स को इंटीग्रेट करते हैं, कनेक्ट करते हैं, जो कि एक होलिस्टिक डेवलपमेंट देती है आपके बच्चे को, एंड इट प्रोमोट्स द अवेयरनेस ऑफ योर एनवायरनमेंट, ऑफ सेल्फ केयर एंड अदर पीपल्स केयर अलोंग विद द social responsibility that a child should have. ठीक है, towards the other person and towards their environment. भाई क्यों जरूरी है, हम क्यों बच्चे को करवाएं? Why should we make it a necessity कि हम इको स्टेम को बच्चों तक पहुंचाएं? क्या ऐसी जरूरत है कि हम इको स्टेम को इतना एम्फसाइज करें? ठीक है, एनवायरमेंटल अवेयरनेस और सस्टेनेबिलिटी के अलावा ये बच्चों को रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स को एड्रेस करने में हेल्प करता है. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कहूँ कि अभी हमारे पास कुछ अरसे में पानी खत्म हो जाएगा, दिस इज अ प्रॉब्लम. This is a problem and your child needs to find a solution, a stable solution. Remember, हमारे पास ये opportunity नहीं थी कि हम अपने स्कूल लेवल पे ओपन अप होके हमारे पास एक्सप्लोरेशन के चांसेस कम थे. ठीक है, जिस जमाने में हम सिर्फ किताब पढ़ रहे थे, हमारे लेवल के बच्चे शायद बाहर कुछ और एक्सप्लोर कर रहे थे. ठीक है, सो अब हम स्टेम के जरिए नॉर्मल और एवरेज बच्चों को भी उस अवेलेबिलिटी, उन स्किल्स की तरफ लेके जाते हैं जहाँ पे हमारी कोशिश ये होती है कि वो रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स को देखें, उन चैलेंजेस को एक्सेप्ट करें और उनके सॉल्यूशंस पे वर्क करें. क्रिटिकल थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग और ऐसी लर्निंग को इम्प्लीमेंट करें. हमारे सबके पास थियरी है, हम सब जानते हैं कि हमें थियरी पढ़ी है, हमें पता है कि क्या होता है, कैसे वो हमारी जिंदगी में इम्प्लीमेंट करता है, ये हमारा बहुत बड़ा बैरियर है. और इससे हमारे बच्चों को निकालने के लिए वी नीड टू बी अवेयर कि स्टेम को हम किस तरह से क्लासरूम में लेके जाएंगे कि हमारे बच्चे को प्रॉब्लम समझ आए और प्रॉब्लम्स के सोल्यूशन भी समझ आए. बिकॉज इवेंचुअली आपका बच्चा एक स्टूडेंट सेंटर्ड क्लासरूम में बैठा हुआ है, आपका बच्चा कहीं भी टीचर सेंटर्ड क्लासरूम में नहीं है. उस स्टूडेंट सेंटर्ड क्लासरूम को इंगेजिंग बनाने के अलावा आपका कहीं ना कहीं एक ऑब्जेक्टिव होता है जो आपको अचीव करना होता है, और स्टेम आपको उन सारे ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने में हेल्प करता है. यहाँ पे हमारे पास आई हैव नॉट येट ऑब्जर्व कि कोई भी ऐसा स्कूल हो जो प्रॉपरली प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग पे हो,
या किसी भी ऐसे स्कूल ने, बहुत बड़े नाम वाले स्कूल ने प्रॉपरली प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग उठाया हो, या शायद आई एम मिसिंग एक स्कूल है बिकन हाउस का, एक ब्रांच है जो इंटरनेशनल बैकरिलेट ब्रांच है, वो इस चीज को अडॉप्ट करते हुए आगे चल रहा है। What they are focusing, they are not teaching these 4 subjects as individual. इन्होंने इंडिविजुअलिटी खत्म करके उन्होंने एक ही प्रोजेक्ट के ऊपर चारों चीजों को इमर्ज करके और उन सबको जो है वो स्ट्राइव करके साथ लेके गया। तो वहां पे मेंटल मॉडल्स उन्होंने बता दिए हैं, उन्होंने मेंटल मॉडल्स को चेंज कर दिया है। उन्होंने फॉर्मेटिव एंड समेटिव की जो इवैल्यूएशन होती है उसको क्राइटेरिया चेंज किया, क्योंकि जब आप पीपीएल की तरफ जाते हो, जब आप आईबीएल की तरफ जाते हो, तो प्रॉपरली आपको उसी क्राइटेरिया पे फोकस करना होता है जहां पे आपका प्रोजेक्ट हो रहा है। उसी एक प्रोजेक्ट में आप हर चीज असेस करते हो। जब उसी एक प्रोजेक्ट में आप हर चीज असेस कर रहे होते हो तो आपका क्राइटेरिया, आपका असेसमेंट बदल जाता है, आपकी इवैल्यूएशन टेक्निक बदल जाती है। तो जब आप मेटाफोर को शिफ्ट कर रहे होते हो कि एक नॉर्मल मेटाफोर है उसकी तरफ आप नहीं लेके जा रहे, मगर आप उसके इकोसिस्टम, एक हेल्थी इकोसिस्टम की तरफ लेके जा रहे हो, वहां पे भी आपका पैराडाइम शिफ्ट हो जाता है। आप वहां पे अपने आप को एज एन इंडिविजुअल नहीं लेके जाता है, एज एन इंडिविजुअल जो कि एक बेटरमेंट चाह रहा है एक सोसाइटी की या अपने सराउंडिंग्स की। आप अपने आप को वो कंसिडर करके या अपने बच्चे को वो बना के आगे लेके जाते हो जो कि आगे बेटरमेंट करे, ठीक है। सेल्फ इम्प्रूवमेंट यानी आप सेल्फ मोटिवेशन की तरफ जाते हो। ऐसा बहुत आपने कम बच्चों में देखा होगा जो कि अगर डाउन हो भी जाते हैं तो खुद ही मोटिवेट होके आगे बढ़ते हैं, विच इज रेयरली सीन, मगर ये हर बच्चे में होना चाहिए। स्टेम इस चीज को एनेबल करता है जहाँ पे बच्चा एक्सप्लोर करता है, एक्सपेरिमेंट करता है। इवेंचुअली जब वो एक्सप्लोर करके एक्सपेरिमेंट करता है तब वो नई नई चीजें सीखता है, अपनी गलतियों को ठीक करता है और खुद ही खुद टीचर इस तरह से लेके चलता है कि वो मोटिवेट हो, ठीक है। तो स्टूडेंट रेडी होता है, इंडिविजुअल्स जो है वो खुद अपने आप को एज एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ द सोसाइटी कंसिडर करते हुए खुद अपनी जिम्मेदारी लेता है, ठीक है। और सेल्फ इम्प्रूवमेंट का कल्चर इको स्टेम में बहुत ज्यादा इन होता है कि बच्चा खुद मोटिवेटेड होता है, सेल्फ थ्राइविंग होता है, उसको किसी भी बाहर वाले को आके पुश करने की जरूरत नहीं होती, ठीक है। ओके, हम बात करें कि भाई हमारे पास पाकिस्तान में है, हमारे पास पाकिस्तान में एसडीजीज ऑलरेडी आ चुकी हैं। एसडीजीज में कुछ ऐसे पॉइंटर्स हैं जहां पे हमारे पास इकोलॉजिकल इकोस्टेम की इंटीग्रेशन है, ठीक है। जब इकोस्टेम की बात चली तब यहाँ पे 2004 में आई गेस 2004 में कुछ इसी के करीब 2020 में 2004 में ये सारी चीजें आई थी और 2020 में हमारे पास स्टेम स्पेशलिस्ट ने ये एसडीजीज गोल्स आपको दिए थे जो कि हमें अचीव करने थे उसी ईयर में, ठीक है। मगर इवेंचुअली कहीं कुछ ना कुछ फॉल बैक आया, ड्रॉबैक आया, जिसकी वजह से हम ये चीजें इंटीग्रेट नहीं कर पाए, ठीक है। इन्होंने क्लाइमेटिक साइंस और एनवायरमेंटल अवेयरनेस को करिकुलम में इंटीग्रेट करने के लिए कुछ पॉइंटर्स जो हैं वो दिए थे, जहाँ पे कुछ चीजें पीपल केयर के हवाले से जाती हैं, कुछ चीजें इनकी इन्वायरमेंटल उस पे जाती हैं और कुछ चीजें इनकी सेल्फ केयर पे जाती हैं, जहाँ पे एक इंसान दूसरे इंसान की केयर करता है और बेसिक नीड्स को केटर करता है। तो ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ पाकिस्तान वाले पीछे हैं, हमें मौका प्रोवाइड किया गया है। प्रॉब्लम सिर्फ इतना है कि हम इन एसडीजीज को जब लेके चलते हैं तो हम कहीं ना कहीं फॉल बैक कर जाते हैं। ये एसडीजीज जो है वो हमारे पास इंटरनेशनली आए थे और ये इंटरनेशनली अगर हम इसको फॉलो करते हैं तो इनकी ट्रेनिंग्स, इनके एक्सचेंज प्रोग्राम्स, आपको हर एक चीज मिलेगा। यहाँ पे एसडीजीज को करने के लिए बहुत सारे ममालिक अपने अपने हिसाब से काम कर रहे हैं एंड स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम के थ्रू वो लोग इन चीज़ों को रन करते हैं। अब जैसे मैं अब यहाँ पे क्वालिटी एजुकेशन की बात करूँ और क्वालिटी एजुकेशन में मैं कहूँ कि भाई मेरी स्कूल की जो एजुकेशन है वो क्वालिटी बेस्ड है। मेरे बच्चों को सिर्फ मैं पढ़ाती हूँ, मैं सिर्फ रट्टाफिकेशन नहीं कराती, मेरी क्वालिटी बेस्ड है। उस क्वालिटी बेस्ड एजुकेशन को लेने के लिए वहां से बहुत सारे ममालिक में, क्योंकि एसडीजीज चल रहे होते हैं, इनके टारगेट्स होते हैं, इन एसडीजीज को फोकस करते हुए
दूसरे ममालिक भी इस चीज को आगे बढ़ाते हैं कि ठीक है, लेट्स टेक अ टॉपिक एंड लेट्स शेयर द इंफॉर्मेशन। ऑनलाइन आपके बच्चे आपकी चीजें रेडी करते हैं। सपोज उन्होंने ले लिया एक एग्जांपल, लाइफ ऑनलाइन, इकोलॉजी का एक टॉपिक ले लिया, उन्होंने उस चीज के बारे में एक्सप्लोर किया, उन्होंने अपना कल्चर दिखाया, इन्होंने अपना कल्चर दिखाया, इन्होंने अपनी नॉलेज बताई, उन्होंने अपनी नॉलेज बताई। कोई ऐसी चीज जो आपने स्टेम के थ्रू एक्सप्लोर की है और स्टेम के थ्रू आप आगे बढ़ रहे हो, उस चीज को लेके, उस प्रोजेक्ट को लेके आप उसको शोकेस कर सकते हो। एसडीजीज अगर आप आपके यहाँ पे फॉलो होती हैं तो यहाँ पे एक जो है वो इंस्टीट्यूट आके आपके पास इन चीजों को इनेबल करवाता है, जहाँ पे आप अपने आइडियाज अपने बच्चों के थ्रू शेयर कर सकते हो। तो एसडीजीज फॉलो करने का और एसडीजीज को अपनी लेसन में इंटीग्रेट करने का ये फायदा है कि यहाँ पे आप बच्चों को उनको सिर्फ कराची या सिर्फ पाकिस्तान में महदूद नहीं करते, आप उनको रियल वर्ल्ड के साथ कनेक्ट करवाते हैं। उनके प्रोजेक्ट के फ्लॉज, उनके प्रोजेक्ट के जो मेन पॉइंटर्स हैं, जहाँ पे इनकी स्ट्रेंथ नजर आती है, आप उनको दिखाते हो। तो अगर इकोस्टेम का कहीं पे भी कोई भी प्रोजेक्ट आप बना रहे हो तो वो एसडीजीज में ही फॉल करता है, और जब वो एसडीजीज में फॉल करता है तो इवेंचुअली आप इसको एज अ वर्ल्ड नेशन वाइड आप इनको लेके चल सकते हो। आप अपने बच्चों के आइडियाज उनको बता सकते हो, ठीक है, उनको दिखा सकते हो करके, क्योंकि वर्बली बोलना बहुत आसान है। स्टेम के थ्रू जब आप इको पढ़ाते हो तो आप स्टेम के थ्रू इको को रियल लाइफ में लेके आते हो, ठीक है। चलिए, अब ये तो हमें पता चल गया। ओके, यस निखत, एग्जैक्टली निखत, दिस इज व्हाट वी डू। बट हमारे पास, निखत कह रही है कि इनकी भी जो लर्निंग्स होती हैं, जितनी भी क्लासरूम में होती है, वो ईयरली प्रोजेक्ट्स में होती हैं। दोज आर द ह्यूज टाइप ऑफ प्रोजेक्ट्स जो हम केटर करते हैं, जो बहुत बिग बजट होते हैं, ठीक है। मगर ट्राई कीजिए कि स्टेम को कहीं ना कहीं किसी ना किसी जगह पे फोकस करें। कुछ स्कूलों में मैंने खुद अपने एंड पे देखा है दैट दे हैव वीकली स्टेम प्रोजेक्ट्स, दे हैव वीकली स्टेम क्लासेस। उसमें एक एक क्लास को एक एक सब्जेक्ट के इंटीग्रेटेड काम करते हैं, मगर वो प्रोजेक्ट सिर्फ उस सब्जेक्ट टीचर के ऊपर नहीं अप्लाई करते हैं। अगर मैं सपोज साइंस पढ़ा रही हूँ, जब मैं स्टेम का प्रोजेक्ट करवाऊंगी तो मैं सिर्फ साइंस के बेसिस पे नहीं करवाऊंगी, मैं उनको मैं उनको उसी बेसिस पे जो है वो, जब मैं उन छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स को करवा रही हूँ तो इवेंचुअली मैं एक बिगर प्रोजेक्ट के लिए उनको रेडी कर रही हूँ, जो कि निगत कह रही है। एब्सोल्युटली, स्टेम को डेली बेसिस पे करना या स्टेम को वीकली बेसिस पे, फोर्टनाइटली बेसिस पे करना क्यों जरूरी है? ताकि चीजों को रेगुलेशन में ला सके, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप थिंकिंग अप्रोच, यहाँ पे इकोसिस्टम जो हमारे पास काम करता है वो कैसे काम करता है। इकोसिस्टम हमारे पास काम करता है इकोलॉजिकल के जो 3 बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं उनको लेके, ठीक है, इनके प्रिंसिपल्स को लेके काम करता है, जो कि हम इस्तेमाल करते हैं अपने प्रोजेक्ट्स को डिजाइन करने में। अगर मेरे पास फॉर सपोज डिफॉरेस्टेशन का एक प्रोजेक्ट है, या अगर मैं कहूँ मेरे पास वाटर का एक प्रोजेक्ट है, तो मैं क्या करूंगी, मैं कौन सी ऐसी स्टेम की आइडिया लगाऊंगी कि जिसके बेसिस पे मेरे पास एनर्जी जनरेट हो, या इलेक्ट्रिसिटी। सबसे बड़ा प्रॉब्लम हमारे पास सोलर पैनल्स कराची में सबसे ज्यादा है, ठीक है। क्यों है? क्योंकि वो एक ऑल्टरनेटिव सोल्यूशन है। किसी ने इसी तरीके से स्टेम प्रोजेक्ट को बड़े पैमाने पे स्टार्ट करके सोलर पैनल्स बनाए, ताकि हम जो इलेक्ट्रिकल वायर जो हमारे पास आते हैं उसको हम रिड्यूस कर दें और सोलर पैनल्स पे चले जाएं। आज जो हमारे पास सिस्टम थिंकिंग अप्रोच के थ्रू आ रहा है, वो बिजली विंड से भी बन सकती है। हम अपने एनर्जी, अपने रिसोर्सेज को बढ़ा रहे हैं विद द हेल्प ऑफ द स्टेम एजुकेशन। हम नए नए प्रोजेक्ट्स लेके आ रहे हैं, उन प्रोजेक्ट्स को बिग बजट में लेके जाया जा रहा है, ताकि बच्चों को सिस्टम थिंकिंग अप्रोच का पता चले। ताकि सिस्टम थिंकिंग अप्रोच 1 बाय 1, स्टेप बाय स्टेप, कैसे कौन से मैकेनिज्म काम करता है, कहाँ किस स्टेप पे कौन सा मैकेनिज्म आप इंटीग्रेट कर सकते हो, जिसकी वजह से आहिस्ता आहिस्ता करके चीजों में फर्क आएगा, ठीक है। स्टेम के प्रोजेक्ट सिर्फ जबानी कलामी नहीं होते। अगर आप इको स्टेम की बात करें तो इको स्टेम में आप एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं, जहाँ पे आप रियल वर्ल्ड लाइफ सॉल्यूशंस को बनाते हैं,
ना सिर्फ आप बात करते हैं, आप बताते हैं कि भाई ये प्रोजेक्ट है, ये एक्टिविटी है, ये प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम के लिए इस तरह का सॉल्यूशन आ सकता है, हम ट्राई कर सकते हैं। आप सिर्फ अपने अपने आइडियाज को नहीं करते, आप उस आइडिया को एक्चुअली में इम्प्लीमेंट करके बताते हैं। एंड बिलीव मी, जब आप स्टेम के बड़े प्रोजेक्ट्स लेके जा रहे होते हैं, इवन द स्मॉल वंस, अभी मैंने एक बनाया था रिसेंटली मेरी स्टेम क्लास के लिए, कैटापुल्ट। अच्छा, कैटापुल्ट इज रियली अ वेरी स्मॉल थिंग, जो कि आप बैलेंस रिलीज करते हो तो चीजें बाहर चली जाती है। देयर वाज वन इजी कैटापुल्ट एंड देयर वाज अनदर कैटापुल्ट विद अ स्टैंड। व्हेन आई आस्क्ड देम कि भाई चले एक कैटापुल्ट बनाया, तो दे आस्क्ड मी दैट मिस कैन वी ट्राई अनदर वन। I told them that the second one would be different, and literally we had a minimum stock of few ice cream sticks and a barbecue stick along with glue. That's it, and rubber bands. And we made it. My students, they made it better than me. आपको उनको एक्सपीरियंसेस देने होते हैं, लर्निंग एक्सपीरियंसेस, जो कि इजी टू डिफिकल्ट पे जाता है, एंड बच्चे देखो स्ट्राइव करते हैं। आपको उनको बार बार बताने की जरूरत नहीं पड़ती, बस आप उनको अपॉर्चुनिटी दे। और स्टेम की जो क्लासेस होती है उसके मटेरियल्स भी इतने मुश्किल नहीं होते, ठीक है। दे आर इजी टू हैव मटेरियल्स, जहाँ पे आप अपने घर से चीजें निकाल के दे सकते हो। इको स्टेम में हमारे पास डिफॉरेस्टेशन का बहुत बड़ा मसला है। व्हाई डोंट यू आस्क द चिल्ड्रन टू प्लांट थिंग्स, ठीक है। व्हाई डोंट यू आस्क चिल्ड्रन टू मेक टेरेरियम्स, व्हाई डोंट यू आस्क चिल्ड्रन टू मेक इट। आप जब उसको आहिस्ता आहिस्ता करके बनाओगे तो एप्लीकेशन स्टेम की ऑटोमेटिकली हो जाएगी। जब साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथ्स सब साथ काम करते हैं तो आपके पास सॉल्यूशंस निकल आते हैं। और इको स्टेम भी इसी तरीके से वर्क करता है, जहाँ पे आप एनवायरनमेंट की प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस करते हैं। कुछ चीजें जो हम करते हैं, ठीक है। यहाँ पे इकोसिस्टम मैपिंग, हमारे पास मैपिंग्स होती हैं, सिर्फ इकोसिस्टम ही नहीं होती, हमारे पास वाटर साइकिल की XYZ जो भी हमारे पास साइकिल्स है, हमारे पास बॉर्न ह्यूमन लाइफ साइकिल की, एनिमल लाइफ साइकिल की, बहुत सारी चीजों की मैपिंग होती है। हमारे पास लैंड फॉर्म्स होते हैं, उसकी हम मैपिंग करवाते हैं। तो हमारी जो नॉर्मली हम साइंस में चीजें यूज करते हैं, उनको थोड़ा एडवांस लेवल पे जब आप इकोलॉजी के पास लेके जाते हो, जो एनवायरमेंटल साइंस है, जब आप एनवायरमेंटल साइंस में लेके जाते हो तो वो चीजें थोड़ी सी बदल जाती है, मगर स्ट्रैटेजीज वही होती हैं, ठीक है। वाटर क्वालिटी टेस्टिंग, ये भी एक इकोसिस्टम एक्टिविटी है, जहाँ पे आप बच्चों को क्वालिटी ऑफ वाटर टेस्ट करवाते हो। यूजुअली हम साइंस में करवाते हैं, ठीक है, ताकि, मगर ये बड़े सोर्सेस पे अगर आप करवाएं तो आगे जाके हमारे पास रिन्यूएबल, जो हमारे पास प्योर वाटर है, वो भी फॉर्म्स डिस्कवर हो सकती है, ठीक है। रिन्यूएबल एनर्जी डिजाइन चैलेंज, दो तरह की एनर्जीज होती हैं, आप सबको पता होगा, रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल, ठीक है। रिन्यूएबल एनर्जी, जैसे मैंने आपको भी विंड मिल का जिक्र किया कि इंस्टेड कि मैं इलेक्ट्रिसिटी बनवाऊं, कि इलेक्ट्रिक से मंगवाऊं और वहां से करूं, या सोलर पैनल से करूं, कौन सी ऐसी एनर्जी सोर्स है जो कंटिन्यूसली मेरे पास नेचुरली आ रही है, जो कि इस इकोसिस्टम को भी सपोर्ट कर रही है, तो कहीं ना कहीं मेरे पास भी वो चीजें अवेलेबल होंगी। तो बच्चों को हमने कहा कि आप विंड मिल का ट्राई करें, एंड दे मेड इट एंड वाज रियली 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 वेरी गुड, ठीक है। Citizen science project where they go over and they reach out to other people and they talk to other people and they design solutions from them. इसमें यहाँ पे जो हमारे पास एक जगह के सिटीजन्स होते हैं, उनको जो बेसिक प्रॉब्लम होती है उसको हम केटर करते हुए आके काम करते हैं। इको फ्रेंडली इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स, आपको अच्छे से पता होगा कि इंडस्ट्रीज जहाँ डेवलप होती है, इकोलॉजिकल जो एनवायरमेंटल साइंस है वो कहीं ना कहीं दबती चली जाती है। तो ऐसी चूंकि एनवायरमेंट और इंडस्ट्रीज दोनों ऐसी चीजें हैं जो इस वक्त नीड ऑफ टाइम है, तो ऐसी कौन सी इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स को हम कर सकें जहाँ पे इंडस्ट्रीज और एनवायरमेंट को साथ साथ लेके चल सकें, यहाँ पे ये चीज फॉल करती है। अच्छा, इको की ज्यादातर एक्टिविटीज, थियरी तो आप क्लास में दे सकते हैं, ज्यादातर जो एक्टिविटीज होती है इकोलॉजिकल वो बाहर होती है। ऐसे बाहर होती हैं
कि आप उनको लेके जाते हो। फॉर सपोज आप इकोसिस्टम उनको पढ़ा रहे हो कि भाई वाटर साइकिल है, वाटर साइकिल में आप उनको क्लास में दिखा दोगे, चलो एक्सपीरियंस करवा दिया, मगर बेटर ये होगा कि आप उसको कहीं ऐसी जगह ले जाओ जहाँ पे आप प्रॉपरली वाटर साइकिल को दिखा सको। आउटडोर क्लासरूम सेशन स्टेम के बहुत इनेबल होते हैं जो कि साइंस और इको से, एनवायरमेंटल साइंस से रिलेट करें। इकोलॉजिकल सिमुलेशन गेम्स, आपके पास प्रोग्रामिंग के साथ साथ ये सिमुलेशन गेम्स ऑलरेडी आपके पास ऑनलाइन अवेलेबल होते हैं। To get a better idea of what is eco and what is ecological environment, why do we need to cater these environments, why do we need to cater this environmental science, why is it so important, ये सारा आप सिमुलेशन गेम्स से उनको करवा सकते हो, उनको अवेयर करवा सकते हो कि जहाँ पे बच्चा नहीं जा सकता, they can go over there, they can simulate, they can identify the things which they should know and they can integrate it with the theory they have learned। ठीक है, इन्वायरमेंटल डेटा सेट्स के साथ जो है वो उनकी डेटा एनालिसिस करवाएं। ये बहुत हाई लेवल प्रोजेक्ट्स होते हैं, मगर ये वो चीजें होती हैं जो हमारे बच्चों को आनी चाहिए। इकोस्टेम की जब हम बात करते हैं तो हम सिर्फ प्रोजेक्ट बना के छोड़ नहीं देते, हम उनको डेटा के साथ भी खेलना सिखाते हैं कि बेटा ये भी डेटा है, अब इस डेटा को इस डेटा में कन्वर्ट करने के लिए मैथमेटिक्स ज्यादा से ज्यादा, कि अगर इंडस्ट्रीज का ये डेटा है तो कौन सी ऐसी चीजें जो हम डिवाइस कर सकते हैं जहाँ पे इको, एनवायरनमेंट और इंडस्ट्रीज सेम बेस पे चले, जहाँ पे एनवायरनमेंट को भी प्रॉब्लम ना हो और हमारी इंडस्ट्रीज को भी इशू ना हो। ऐसे प्रोजेक्ट्स जब हम डेटा एनालिसिस करते हैं तो हमारे पास ऐसे प्रोजेक्ट्स निकल के आते हैं जहाँ पे बच्चे आइडियाज देते हैं। ठीक है, सस्टेनेबल डिजाइन चैलेंजेस जो अभी हमारे पास थे और जो कुछ मैं अभी आपसे शेयर भी करूंगी, कुछ एक वेबसाइट है वहां पे हमारे पास चैलेंजेस होते हैं इकोसिस्टम के। गार्डन प्रोजेक्ट्स इजी है, बहुत आसान है, बच्चों को लेके जाएं, बच्चों को गार्डनिंग सिखाएं। आप बच्चों को ये लगता है कि बस पॉट लिया, सॉइल डाला, सॉइल डाल के प्लांट लगा लिया, खत्म किस्सा। उनको नहीं अंदाजा कि नीचे पॉट में होल क्यों होता है, उनको नहीं अंदाजा कि अगर मैं एक ग्लास में बना रहा हूँ, एक ग्लास में मैं अपना गार्डन प्रोजेक्ट बना रहा हूँ, तो ऐसी क्या वजह है कि जिसके बेसिस पे मैं नीचे जो है वो पेबल्स रख रहा हूँ और उसके ऊपर प्लास्टिक लगा रहा हूँ, क्या वजह है। बच्चों को कम्युनिटी गार्डन सर्वेस करवा के या आप अपना गार्डन सर्वे करवा के इकोसिस्टम की एक्टिविटीज करवा सकते हैं। यहाँ पे एक्सपेक्टेशंस इन एजुकेशन है, यहाँ पे आपके पास बहुत सारे चैलेंजेस हैं जो आप ऑनलाइन देख सकते हैं और आइडियाज ले सकते हैं अपने बच्चों के स्टेम चैलेंजेस के लिए। जरूरी नहीं है कि आप सारे चैलेंजेस उठाएं, मगर एटलीस्ट एक आधा ट्राई जरूर करें। ये वो चैलेंजेस हैं जो हमारे पास वर्ल्ड वाइड प्रॉब्लम्स है, और जब वर्ल्ड वाइड प्रॉब्लम कोई आती है जो कि एनवायरमेंटल साइंस और स्टेम के साथ मिलके बनती है, तो वहाँ हम इको स्टेम को यूज करके और फिर उनके सॉल्यूशंस प्रोवाइड करते हैं। हर जगह ये चैलेंजेस बहुत इन है जहाँ पे मल्टीपल एंट्रीज होती हैं, मल्टीपल आपके पास सॉल्यूशंस आते हैं। So I guess Pakistan is also specifically Karachi, which is a hub of technology, and I guess we are educated enough जहाँ पे हम बच्चों को इस चीज की एजुकेशन दे सके on global level. So I would love you all to please open this site and explore. इसका लिंक मैं आपको शेयर कर दूंगी ताकि आप लोग उसको easily reach out कर सकें। ठीक है, I'll give it to Farah and she'll convey it to you. अच्छा, now the part of questions. Any questions that you have? Any questions that you have? Basically, जी फरा, बेसिकली मैं यहाँ पर छोटी सी चीज है कुछ यस यहाँ पे बेसिकली ये चीज मैं ऐड करना चाहूंगी कि प्रोजेक्ट्स बहुत सारे हो रहे हैं एंड इस इको स्टैम के अंदर हम बहुत सारी चीजें कर सकते हैं। जैसे सर ने भी मेंशन किया कि यस वी कैन डू द प्रोजेक्ट लाइक वाटर जो कंजर्वेशन है उसके प्रोजेक्ट्स हो सकते हैं एंड बच्चे इसके अंदर बहुत अच्छे अच्छे सॉल्यूशंस लेकर आ रहे होते हैं कि हम किस तरह से वाटर को भी सेव कर सकते हैं। उनको ये भी एहसास हो रहा होता है कि यस वाटर इज अ रिसोर्स जो कि एक्सटिंक्ट होती जा रही है और उसका वेस्टेज नहीं करना है।
और हम उसको किस तरह से रिसाइकल भी कर सकते हैं, प्रोसेस कर सकते हैं, एंड व्हाट डिफरेंट थिंग्स वी कैन लर्न फ्रॉम दैट। See, bachas are having multiple solutions. बस एक छोटा सा मसला ये है कि we do not provide them enough opportunity जहाँ पे वो explore कर Exactly. सके। हम जी, उनको बिल्कुल। platforms दे दें तो वो automatically हमसे ज्यादा better solutions लेके आ सकते हैं। बेटर We करेक्ट। just need to instill this particular thing कि बेटा you need to try. यस, जैसे कि अभी रिसेंटली मैं पढ़ रही थी कि यार बच्चों ने कुछ इस तरह के भी प्रोजेक्ट्स किए हैं जो कि केले से बिजली बनाना है, रीयूज करना है, जो आप स्क्रैप्स कर रहे होते हैं, तो हम सब बीइंग द गार्डनिंग पर्सन हम तो उसको स्क्रैप कर रहे होते हैं, लेकिन उसी के थ्रू आप बायोगैस भी बना सकते हैं, एंड बच्चे उसको एंजॉय भी कर रहे होते हैं कि यस व्हाट काइंड ऑफ डिफरेंट रिसोर्सेज वी कैन मेक इट टू फॉर्म इनटू अनदर एनर्जी, और वो नई नई एनर्जीज को डिस्कवर कर रहे होते हैं। ना सिर्फ आप बायोगैस बना सकते हैं, आप इलेक्ट्रिसिटी भी बना सकते हैं उसी कचरे से जो कि हम वेस्ट कर देते हैं अपने किचन के अंदर एंड डिफरेंट फॉर्म्स के अंदर। जी यस, बायोफ्यूल्स, मेड पेपर फ्रॉम Bio, पोटैटो yes, पील्स, everything. एग्जैक्टली निकर। Yes. So, Nigat has also added some of the ideas that you can take to your classes and you can explore. जहाँ आप एक दो प्रोजेक्ट्स करवाते हैं, the bachas, the kids are really interested in doing things, और उनको बैकग्राउंड जो पता होता है चीजों का, that why they are doing things, they are much more interesting. तो सिर्फ करवाना नहीं है, along with making them this particular thing, जब हम कोई भी प्रोजेक्ट करवा रहे होते, प्लीज गिव देम द बैकग्राउंड जो है वो भी दीजिए, ताकि उनको पता चले that why you are doing this, what is the problem that you are trying to resolve. ठीक है? These are all from students. They, yes, absolutely. जब आप उनको निखत, जब आप उनको प्रॉब्लम देते हैं तो वो खुद ब खुद चीजें लेके आते हैं। The only thing is कि आपको उनको क्रिएटिविटी डोमेन में डालना होता है, that there is this problem, we need a solution from your side and you need to tell us the solution. Eventually बच्चे चीजें लेके आते हैं, they are much more creative as compared to us teachers. ठीक है? बिल्कुल ऐसा ही है एग्जैक्टली। बच्चे बहुत क्रिएटिविटी के साथ कर रहे होते हैं, और स्टेम प्रोजेक्ट्स के थ्रू दे गेट टू नो अबाउट द रियल वर्ल्ड एनवायरनमेंट। वो प्रैक्टिकल नॉलेज सारी गेन कर रहे होते हैं जो कि हमने नहीं देखी, लेकिन थ्रू स्टेम प्रोजेक्ट्स एंड थ्रू इको स्टेम दे कैन हैव द बेटर वर्जन ऑफ द वर्ल्ड। Exactly. क्योंकि हम लोगों ने तो बहुत सारी खराबियां पैदा कर दी है ना अपने कामों के तरीके से, तो वो बच्चे जो हैं उसको दीज आर द नेक्स्ट जनरेशन, और अब हमें इनको वो सारी चीजें प्रोवाइड करनी है जहाँ पे ये उस एनवायरनमेंट को ना सिर्फ बेहतर कर सकें बल्कि नेक्स्ट जनरेशन को हमारी जनरेशन से बेहतर वाली एनवायरनमेंट दे सकें जो कि शायद हमने नहीं दी है। सो we need to make them the change agents actually. Thank you, Sana Aisha. Yeah, thank you so much, Sana. And thank you so much, Sada, for taking this topic up very well and sharing the very good insights with us. Yeah. यहाँ पे किसी और का कोई सवाल है? Okay, and one more announcement यहाँ पे मैं करती हूँ before signing off कि yes हमारा जो next वाला अब इंशाल्लाह आएगा सेशन, that will be in January 2024 में, and dates आपके साथ शेयर हो जाएंगी, and that will be on the Saturday basically, and next Saturday that will be like 12th of January होगा मेरे ख्याल से, no sorry 13th of January, ठीक है? So inshallah that will be shared with you all. आप सब लोग ग्रुप में ऑलरेडी मौजूद हैं, and do not forget to do the quiz. क्विज का लिंक आप लोगों से शेयर हो चुका हुआ है। Okay, right. So here is the link as well with you all. तो इसको जरूर attempt कर लीजिएगा, and for the certificate thing, जिसको certificates चाहिए please do so. ये लिंक आपके साथ ग्रुप के अंदर भी शेयर हो जाएगा, so don't worry, but as soon as you do तो वो आप जल्दी से कर लेंगे उसको। Thank you so very much, Farah. I'll be taking a leave, and thank you so very much, everyone. I would wish that you people also integrate this into your classes. So hopefully this will be fruitful for you as well. Thank you so very much. Allah Hafiz.
थैंक यू सो मच सदाफ, एंड दिस इज द आवर पर्पस कि ये सारी चीज जो है वो आप लोग अपनी क्लासरूम्स के अंदर लेकर जाएं. That's the main thing. Absolutely, inshallah. Sure, some of the people are really interested in things, so hopefully they're gonna figure out more about this, and they'll take it into the classes ताकि इनको और एक diverse look मिले ecosystem का. बिल्कुल. Thank you. Allah Hafiz Thank- everyone. Allah Hafiz, and until next time. Bye.